2021 में टीचिंग के लिए टेस्ट देने वाले असातिज़ा का भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। असातिज़ा की सीएम हाउस जाने की कोशिश। आपको बताते चलें, 2021 में टीचिंग के लिए टेस्ट देने वाले असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आइमा खान से। आइमा, बताइएगा एहतजाज कब से जारी है? जी बिल्कुल, देखें IBS अक्खर से PST और GST के लिए जो है वो टेस्ट देने वाले 2021 में इन्होंने असातिज़ा ने जो है वो टेस्ट दिया था और इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का बड़ी तादाद में जो है वो एहतजाज जारी है। इनका ये कहना है कि दोहरी पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है और जो असातिज़ा जो है वो मयारी नंबरों से पास हैं उन्हें जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि जो इन कुछ लोग जबकि जो अपने उनके लोग थे उन्हें जो है वो नौकरियां दे दी गई हैं। ताहम जो है वो यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का बड़ी तादाद में एहतजाज जारी है और यहाँ पे महकमा तालीम के ख़िलाफ़ भी जो है वो असातिज़ा की जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं और इनका ये मुतालबा है कि इन्हें जो नज़रअंदाज किया गया है और दोहरा तालीमी मेयार जो अपनाया गया है उसे जो है वो ख़त्म किया जाए और जो है वो मुतालबात की मंजूरी ना होने पर असातिज़ा का ये कहना है कि ये यहाँ से कराची प्रेस क्लब से जो है वो वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो पेश कदमी भी करेंगे। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेंगे। आप मुझे बताइएगा ये क्या मामला है और क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? जी, मामला यही है कि इन्होंने हार्ड एरिया डिक्लेयर किया। PSC GST 2021 में जब टेस्ट कंडक्ट किया था तो हार्ड एरिया इन्होंने डिक्लेयर करके 33 पे आर्डर दिए गए। आधी सिंध को इन्होंने सॉफ्ट एरिया बना के उनको नज़रअंदाज किया गया है। जो हम पूरे हमारे बहन हैं और भाई हैं रोडों पे 3 साल मुसलसल यहाँ पे रोडों पे एहतजाज करते रहे, तो अभी इंसाफ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो हम यही मुतालबा करते हैं कि मिनिस्टर एजुकेशन से और वज़ीर आला से और हमारा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब से ये मुद्दमाना हमारा गुजारिश है कि हमें 33 पे आर्डर दिए जाएँ। तो हमारे पिछले साल हमने यहाँ पे पुरअमन एहतजाज किया था, यहाँ पे पिछले साल में, तो हमें पकड़ के पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके हमारी बहनों की दुपट्टा उतार के उनका खींचा गया था। उनके बाद हमारे ऊपर FIR काट दी थी, जेलों में डाला गया। FIR दहशतगर्दी का केस डाला गया था। क्या हम पढ़े लिखे दहशतगर्द हैं? नौजवान जो अपने हक मांग रहे हैं क्या वो दहशतगर्द हैं? क्या वो अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर झूठी FIR और झूठे मुकदमे उन पे लगा के आप जो है उनको हिरासा करके जैसे ये हक ना मांगे? आप हमें बताइएगा क्या मुतालबात हैं आप लोगों के और ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि कब से जो है वो आप लोग एहतजाज करें और क्या वजह है कि आप लोगों के मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए जा रहे? हमारा यही मुतालबा है। हम 2021 से धरना लगा रहे हैं। 1 साल पीछे भी हम फराल टारपुर के हाउस पे गए थे, वहाँ हमें लाठी चाठी भी की थी उन्होंने और उन्होंने FIR भी दाखिल की कि आप दहशतगर्द हैं। तो अब हमारा ये मुतालबा है कि हम सेक्रेटरी से भी नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे या साईं सरदार शाह से मिनिस्टर से या साईं मुराद अली शाह CM सिंध से, नहीं तो हम घंटे में 2 घंटे में हम मूव करेंगे वज़ीर आला हाउस। हमारा यही मुतालबा, हमें हम वहाँ बैठ जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। और हम ये भी कहेंगे हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है। हम नौजवान एजुकेशन MA सिंधी MA इंग्लिश करके यूनिवर्सिटी पास करके एंट्री टेस्ट दिए हमें IBA, फिर भी कह रहे हैं कि हार्ड एरिया ये ड्रामा है, हार्ड एरिया है ये सॉफ्ट एरिया। अभी हमें कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट एरिया के ये ड्रामा इन्होंने अपना सरदार शाह का अपना इलाका है वो करा के मेरे अपने यहाँ जो भी खुर्शीद शाह है जो भी मिनिस्टर हैं वो अपने अपने इलाकों में बंदों को। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स थे और जिन्हें पास किया गया है और जिन्हें जो है वो नौकरियां दी गई हैं उनके कितने मार्क्स थे, कितना फ़र्क है इसमें? उन्होंने जिसकी वो मार्क 32 मार्क थी 33 मार्क दे के उनको पास कर दिया गया। तो हम 33 मार्क 39 हमने भी उठाई है। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक सिंध एक पॉलिसी होनी चाहिए तो हमें भी हक दिया जाए। बस हमारा यही मुतालबा है। हम वज़ीर आला से मिलेंगे और अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल को भी यही अर्ज करेंगे, हम आपको वोट, हम इन्हों को वोट दे के अमानों में। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्राइटेरिया क्या होता है पासिंग का? टीचिंग टेस्ट है तो इसमें क्राइटेरिया कितना होता है कि कितने नंबर वाले को जो है वो पास किया जाएगा? और जब आप लोगों ने टेस्ट दिए थे तो उस दौरान क्या क्राइटेरिया था? तो वो तो जो उन्होंने कहा था हमें कि भाई कि हम 40 पे पास हैं, हालांकि जो पाकिस्तान का आईन है वो 30 है, 30 पे पास किया जाए। तो 33, अब हमारी 33 मार्क की, अब हमारा यही मुतालबा है कि हमें हक चाहिए, नहीं तो हम
यहाँ से नहीं जाएंगे, हटेंगे। अच्छा, अब आप खुद बताएं, आप कह रहे हैं कि 40 नंबर वाला जब आपने टेस्ट दिए थे कि क्राइटेरिया था कि 40 मार्क्स वाले को पास करेंगे, तो आप लोग के मुताबिक आप लोगों ने 39 और 33 नंबर तक लिए। 40 आप लोगों में से कितने असातिज़ा ऐसे जिन्होंने मुकम्मल 40 नंबर जो है वो लेके ये टेस्ट जो है वो पास किया था? वो अभी हमने जो मार्क्स उठाए, हम 33 39 वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम वो ही हैं। 40 से ऊपर हमारी नहीं मार्क्स, हमारे 39 है। जो जिसकी 32, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सरदार शाह के इलाके हैं, उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने 32 मार्क्स उठाए वो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है। जो 32 मार्क वो जो हार्ड एरिया उनको बनाया गया है, ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हम मास्टर का कहते हैं कि भाई मास्टर वो चीज़ होती है जो इंसान को उठना बैठना खाना पीना सिखाता, उस्ताद का दर्जा और पेशमबरी पे ये पेशा है। तो हमारे साथ जुल्म है, हम यही कहना, हमें हक चाहिए बस। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, मुतालबात नामंजूर होने की सूरत में आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम 3 साल से थके हारे नहीं हैं। हम नौजवान हैं, हमें दीवार से लगाया गया है। जब मेरे इलाके में 33 नंबर वाला 2 साल से पढ़ा रहा है और सैलरी उठा रहा है, तो मैं क्यों जो इसी क्राइटेरिया के मुताबिक मैं भी पास हूं, तो मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया है? मैं एक बात आपको वाज़ेह करना चाहूँ कि यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया है। आइन पाकिस्तान 25A आर्टिकल के मुताबिक पूरे मुल्क के शहरियों के हुकूक बराबर हैं। तो हुकूक बराबर तो हमें नहीं दिए गए, लेकिन हमें रोडों पे जलील किया गया। ये मुझे बताइएगा कि क्राइटेरिया जो था वो 40% मार्क्स का था, आप लोगों के 33 से 39% मार्क्स हैं। तो ये मुझे बताइएगा, आप लोग भी उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे और जो असातिज़ा अभी इस वक्त पढ़ा रहे हैं वो भी उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे, तो क्या वजह है कि उन्हें जो है वो परमानेंट किया गया है, वो उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? और 40% मार्क्स वाले जो असातिज़ा हैं वो भी क्या इस वक्त जॉब कर रहे हैं? जी, मैं आपको पॉलिसी वाज़ेह कर दूं कि जब 2021 में हमने टेस्ट दिया था तो उस इश्तिहार के मुताबिक 55 मार्क्स जो हैं पूरी सिंध के लिए पासिंग मार्क्स थे। जब तादाद नहीं मिली असातिज़ा भर्तियों के लिए, 60,000 वैकेंसीज़ जो है उन्होंने अनाउंस किया, तो पहले 55 जो मार्क्स के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई उसके मुताबिक कुछ जो है 1300 प्लस जो है असातिज़ा पास हुए थे। तो गवर्नमेंट ने रियायत दे के सॉफ्ट एरिया, हार्ड एरिया और डिप्राइव्ड एरिया, जो सिंध में कभी जो है ये कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बना के इलाकों को तकसीम किया गया। कुछ इलाके जिनको सॉफ्ट एरिया की जंजीरों में जकड़ा गया, वहाँ पर 40 पे पास है। और जो इलाके गवर्नमेंट के जो नूरे नज़र थे, उनके अपने थे मिनिस्टरों के इलाके, मैं जो है आपको बताता चलूँ कि जामशोरो, जहाँ 5 मुल्क की बड़ी नामवर यूनिवर्सिटियाँ हैं, उस इलाके में भी 33 नंबरों पे उस्ताद भर्ती किए गए हैं। और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो पूरी सिंध में जिन के मिनिस्टर हैं, वडेरे हैं, उनके इलाकों को जो है रियायत दे के 33 पे असातिज़ा भर्ती किया गया। लेकिन हम चाहते हैं, जब आइन पाकिस्तान आप ही ने हमें दिया है और उसी के मुताबिक बराबरी के हम हक रखते हैं, कानूनी पासिंग मार्क्स भी 100 में से 33 पासिंग मार्क्स हैं, तो हमें दोहरे निज़ाम के मुताबिक नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो मुजाहिरीन मौजूद थे। इनका ये मुतालबा है कि जब दीगर को 33% मार्क्स देकर जो है वो पास किया गया है और उन्हें जो है वो नौकरियों पर रखा गया है, तो हमें भी जो है वो इस दोहरे जो मयार है इससे जो है वो निकाला जाए और हमें भी जो है वो इंसाफ दिया जाए। और मुतालबात नामंजूर होने पर जो है वो ये वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो पेशकदमी भी करेंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाजी सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एक आज की बात कर लेते हैं। डॉक लेबर का केपीटी हेड ऑफिस के बाहर धरना जारी है। डॉक लेबर बोर्ड के मुस्तकबिल के फैसले पर जॉइंट एक्शन कमेटी की इस्लामाबाद में मीटिंग जारी है। इजलास की क़यादत कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल कर रहे हैं। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अयाज, बताइएगा कहाँ तक पहुँचे हैं मुज़ाकरात?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज का दिन जो है वो एक अहम दिन है ये मज़दूरों के लिए, ख़ास करके डॉक्स मज़दूरों का जो है, डाक मज़दूरों का जो है वो क्या मुस्तकबिल होगा, वो आज फैसला किया जाना है। सबसे अहम इजलास जो है वो कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर जो कादिर पटेल जिसको चेयर कर रहे हैं, उसके अंदर तमाम इस महकमे से मुंसलिक जो चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे चेयरमैन KPT हों, चाहे आपके वज़ीर जो कि कैसर शेख साहब हैं, वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग मानी जा रही है और आज जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी भी 3 रुकनी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। अब तक की कोई पेशरफ्त और सामने नहीं आई है। यहाँ जो इनके डिप्टी कन्वीनर्स जितने भी मौजूद थे तमाम लेबर यूनियंस के, वो इस वक्त वो भी एक जगह सर जोड़े बैठे हैं और यकीनन उनको उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि आज कोई ना कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा। लेकिन ये तमाम, अगर मैं अपने कैमरामैन हैदर से कहूँ, थोड़ा ये भाई जितने भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये डाक ड्राइवर कहलाती है उस एसोसिएशन ने, थोड़ा सा जगह दिखाइएगा। ये देखें, ये तमाम मजदूर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी करने जाते हैं, उसके बाद इस धरने में आके वापस अपना एहतजाज जो है वो रजिस्टर कराते हैं। अब बारी बारी ज़रा पूछ लेते हैं अब, क्योंकि लीडरान तो हमारे साथ थे, ये तमाम मजदूर और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि भाई आप इसी धरने में हैं, तो क्या आपका क्या मुतालबा क्या है? एक वाहिद मुतालबा बताएं। वाहिद मुतालबा यही है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये लेटर निकला है कि कराची डाक लेबर बोर्ड को तहलील किया जाए, तो बस यही मुतालबा है कि ये लेटर वापस लिया जाए और मज़दूरों को उसको अपनी जगह पे काम करने दिया जाए। ठीक, कुछ बताएं क्या हालात कैसे हैं, कि किस तरीके से आप लोग कब से मुंसलिक हैं इधर इस इदारे के साथ? अगर ये बंद हो जाता है तो क्या सोचते हैं क्या होगा? ये इस इदारे के साथ तो तकरीबन पिछले 50 साल से हमारे बड़े, और हम अभी मेरा तकरीबन 12 साल से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो इसके साथ हमारे बच्चों के, हमारे घर के चूल्हा जो चलता है ये इसी से चलता है, क्योंकि हमारे इस कराची में कोई दूसरा कारोबार नहीं है। हम यहाँ मजदूरी करने आए हैं अपने इलाकों को छोड़ के, तो अगर ये हमसे छीना जाए, क्योंकि ये एक तैयार रोज़ी है अल्लाह ने दिया है, और अगर ये हमसे छीना जाए तो हमारे बच्चों पे और हम पे बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त स्कूलों में है, वो सारे स्कूलों से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, आप लोगों का जो काम है वो क्या कोई स्पेशल काम है, कोई और काम नहीं कर सकते? आप लोग सिर्फ यही काम कर सकते हैं? अभी तक तो हमें सिर्फ यही काम, क्योंकि यहाँ जो काम सीखते सीखते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और अब यहाँ से हम अगर कहीं और काम करने जाएंगे, फिर वहाँ सीखेंगे, फिर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अल्लाह ने रिज़्क लिखा हुआ है और इसमें हम अपना रिज़्क अल्लाह चला रहे हैं हमारे इस इदारे को। आप बताइए कि क्या समझते हैं कि मज़दूरों के लिए ख़ासकर ये एकदम इंतहाई फ़ैसला क्यों हो गया कि हुकूमतें तो मज़दूरों की बात करती हैं, बल्कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है मईशत के लिए? आप लोग तो तिजारत से मुंसलिक आप लोगों का तमाम काम है, आप लोग काम करेंगे तो मुल्क की तिजारत चलेगी, तो क्या हुकूमत को कैसा देख रहे हैं जब ये इक़दाम लेगी तो क्या होगा? हम भी बात पे परेशान हैं कि हुकूमत से को हमसे क्या तकलीफ है, और हम तो हुकूमत को रेवेन्यू दे रहे हैं। अगर इस साल देखी जाए तो हमारे इस मज़दूरों ने 55 करोड़ रुपए रेवेन्यू के मद में इस हुकूमत पाकिस्तान को जमा किए। अगर दूसरी हुकूमतों में देखा जाए तो ये कवानीन है कि जो बंदा रेवेन्यू मुल्क में जमा करता है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। हमारी भी इस गवर्नमेंट से यही अपील है कि कम अज़ कम इस रेवेन्यू के तहत जो हम एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है और हम पाकिस्तान के तरक्की में शाना बशाना है, तो हमें भी तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, ना कि हमारे रोज़गार ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये वज़ीर आज़म आए थे, उसके बाद हमने देखा कि ख़ास कर वो एक KPT से और तमाम वो शिपिंग कंपनियों से, इन सब से मिलना चाहते थे। जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, लोगों के, ताजरों के, तमाम चीज़ें लेके, उसके बाद ये फ़ैसले हुए कि शिपिंग कंपनियाँ भी हफ्ते के रोज़ खुलें, वो भी एक लेटर जारी हुआ। उसके बाद आप लोगों के लिए एक ख़ास बात लिखी थी कि आप लोगों का जो है उसको बोर्ड को ख़त्म किया जाए और इसके लिए रिफॉर्म्स की जाए, क्योंकि कुछ बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ें हुकूमत को नज़र आ रही हैं कि कोई ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो बोझ बन रही है हुकूमत के लिए, उसको हुकूमत का चलाना मुश्किल है। तो क्या समझते हैं कि सिर्फ आप ही लोग क्यों टारगेट हुए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें करने को थी? वज़ीर आज़म की हिदायत पे ही ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी स्टीवेडोर कंपनी या एजेंट ये साबित नहीं कर सकता कि स्पोर्ट पे हमें इस मज़दूरों से कोई नुकसान है।
बहुत या शुक्रिया, हमने आपने कोई हमें अपडेट किया। हॉक्स बे के करीब 6 अफराद समंदर में डूब गए। 5 खवातीन समेत 6 अफराद को निकाल लिया गया, मगर एक मर्द और एक खातून ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। एक ही खानदान के अफराद टर्टल बीच पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। डूबने वाली 4 खवातीन की हालत बेहतर है। समंदर में नहाने पर इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। ज़िला इंतजामिया दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। हॉक्स बे के करीब 6 अफराद समंदर में डूब गए। 5 खवातीन समेत 6 अफराद को निकाल तो लिया गया, लेकिन एक मर्द और एक खातून दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। एक ही ख़ानदान के अफराद टर्टल बीच पर पिकनिक मनाने पहुँचे थे। डूबने वाली 4 खवातीन की हालत बेहतर बताई जा रही है। समंदर में नहाने पर इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। ज़िला इंतजामिया दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। 5 खवातीन समेत 6 अफराद डूब गए थे, जिनमें एक मर्द शामिल था। एक मर्द और एक खातून दम तोड़ गए हैं। 4 खवातीन की हालत बेहतर बताई जा रही है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, ये देखिए वाकई अफसोसनाक पेश आया था कि 5 फैमिली के अफराद जो है वो डूब गए थे, जिसमें 2 जो है वो चावाक हुए हैं और जो है वो 3 जो है वो इलाज है, ज़ेरे इलाज है PNS नेवी के अस्पताल के अंदर। हॉक्स बे पर सेंट पर ये सेंट जो बीच है वहाँ पर ये पिकनिक मनाने गए थे। लियाकताबाद की फैमिली बताई जा रही थी। फिलहाल जो है वो तमाम तर जो लोग अफराद थे उनको निकाला गया था। 5 को तो जिंदा हालत में निकाला गया था, कि 2 की तशवीशनाक हालत थी जो कि दम तोड़ गए, 2 दौरान इलाज। फिलहाल जो है वो जो ज़ाब्ते की कार्रवाई पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर ली गई है। और इसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि जो फैमिली थी वो अक्सर हॉक्स बे पर जो है वो आई भी होती हैं। इस हवाले से जो है वो ये वाकई अफसोसनाक पेश आया था, क्योंकि मानसून का भी सीज़न है और बारिशों का भी सीज़न है और लहरें भी काफ़ी ऊंची हैं। ये वाकया जो है वो अब से कुछ देर पहले पेश आया था। अब 3 जो अफराद हैं उनको जो है वो इलाज जो है फराहम किया जा रहा है और तीनों की हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सीव्यू पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। दानिश नामी शहरी समंदर में नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की जदोजहद के बाद लाश को समंदर से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सलमान सलीम से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सीव्यू के मुकाम पे मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल इतला मिली थी कि एक शख्स जो है वो नहाते हुए डूब गया, जिसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची। कंट्रोल रूम इंचार्ज ईदी फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि जो शख्स डूबा था उसका क्या नाम है, उसकी लाश निकाल ली गई है? जी, लाश निकाल ली गई है। दानिश नाम था और ये हमारे कंट्रोल रूम में इतला आई थी कि 3 लोगों को नहाते देखा गया था, जिसमें से 2 तो बाहर आ गए, लेकिन एक जो है वो डूब गया था। हमारी टीम यहाँ पहुँची और CBC की टीम और हमारी टीम ने मिलकर सर्चिंग शुरू की, तो थोड़ी ही देर के बाद ये जो है डेड बॉडी हमें मिल गई थी। लिहाजा उसे अभी रवाना कर दिया थाने में कार्रवाई के लिए और उसके बाद हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अभी जिस तरह मौसम चल रहा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इतलात हैं किसी न किसी के डूबने की, तो आप लोग रेस्क्यू इदारे हैं, आप लोग क्या ताकीद करते हैं लोगों को? हमारी टीम जो साहिल समंदर पर मौजूद होती है वो बाकायदा पब्लिक को समझाती रहती है, बताती हैं कि भाई आप पानी का भाव जो है ज़्यादा है, इसमें ना जाएं, ये ख़तरा है। आवाम को खुद भी सोचना चाहिए कि जब जून जुलाई आता है हर साल, तो उसमें आपने देखा होगा कि पानी जो है वो तेज़ हो जाता है। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे शहर का। पुलिस जो है वो काम करती दिखाई नहीं देती, शहरी डूबते हैं, रेस्क्यू इदारे पहुंचते हैं, पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेती है और कुछ ही घंटे के बाद दोबारा से साहिल समंदर के ऊपर लोगों का रश जो है वो हम देखते हैं। और अभी भी अब से कुछ चंद मिनट कबल ही लाश को बाहर निकाला गया, लेकिन जो मुकामी पुलिस है यहाँ की, जो कि दरख्शा थाने की पुलिस है, जो कि चौकी इंचार्ज हैं सीव्यू के, वो यहाँ से जो है वो अपनी चौकी रवाना हो गए, लेकिन उन्होंने शहरियों को निकालना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं समझा। शहरी अभी भी जो है वो नहाने में मसरूफ़ हैं। दफ़ा 144 की खुली खिलाफ वर्जी देखी जा रही है। जी, वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद मलीर एक्सप्रेसवे का मरहला ताख़ीर का शिकार। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, मलीर एक्सप्रेस वे जो कि कराची का बहुत बड़ा मंसूबा है, मेगा प्रोजेक्ट है, इसको अमली तौर पे जून 2025 में मुकम्मल होना है, लेकिन इसका पहला फ़ेज़ जो है जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक, इसको 14 अगस्त को मुकम्मल होना था और वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया जाएगा।
लेकिन ये अब 14 अगस्त को मुकम्मल नहीं हो सकेगा। मलीर एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सुमरो का कहना है कि वज़ीर आला सिंध को कहा गया है कि अब ये सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। सबसे पहला इसके सामने जो रुकावट थी वो जाम सादिक ब्रिज के सामने जो इसको मुंसलिक करना था, एक तो हाई ट्रांसमिशन लाइन की वजह से, और कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग तक जो ब्रिज बनना था उसके जो लेआउट प्लान में मामलात थे और उसमें रुकावटें थी, इख्तलाफ था, इस वजह से ये काम रुका पड़ा। इस वजह से ये मलीर एक्सप्रेस वे जाम सादिक ब्रिज के साथ मुंसलिक नहीं हो सका। दूसरी बड़ी रुकावट जो यहाँ से जाम सादिक ब्रिज से लेके शाह फैसल तक 3 जो हैं ब्रिजेस बन रहे हैं जो रोड के साथ कनेक्ट नहीं हो सके हैं अभी तक, जिसमें जाम सादिक ब्रिज के बाद पहला जो ब्रिज बन रहा है कोरंगी काजवे पर, ब्रिज तो मुकम्मल है लेकिन ब्रिज के तरफ जाने वाले जो रोड हैं वो मुकम्मल नहीं है। उसके बाद फिर जो है शाह फैसल का ब्रिज है, शाह फैसल ब्रिज से रोड को कनेक्ट नहीं किया गया है अभी तक, उसका काम जारी है दिन रात। उसके बाद फिर तीसरा मलीर के पास, मलीर कोट के पास एक कनेक्टिविटी रोड है, वो भी मुकम्मल नहीं है। तो ये तीनों जो रोड हैं इन पे काम ज़रूर तेज़ी के साथ जारी है और जल्द मुकम्मल होने वाला है, लेकिन चूँकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से बताया गया है कि 14 अगस्त तक ये पूरा काम मुकम्मल नहीं किया जाएगा, लिहाजा अब फैसला ये हुआ है कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला जो फेज़ है उसका इफ्तिताह सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा और सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान ने मुलाकात की है। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं कि 9,466 आसामियों पर सिलेक्शन का काम जारी है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ जमाली बताइएगा, मुलाकात हुई है वज़ीर आला से? जी हाँ, यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम मेंबरान और चेयरमैन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की है। इस मौके पे चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम ने तमाम तर सूरत हाल पर एक ब्रीफिंग दी है वज़ीर आला सिंध को, जिसमें उन्होंने बताया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सितंबर 2020 से अप्रैल 2024 तक 17वें ग्रेड के 9,836 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ महकमों के लिए मुंतखब किया है। और इस वक्त जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहा है, इस वक्त 9,466 आसामियाँ जो खाली हैं उन पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहा है, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमीशन को कहना था कमीशन कोशिश करे कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को, कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग सिस्टम को फौरी तौर पर मुतारिफ कराएं और काम को ज़रा तेज़ करें, चूँकि सिंध हुकूमत में सरकारी अफसरान की किल्लत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आसामियाँ पूरी की जाएं और जो इंटरव्यू और टेस्टिंग का जो अमल है उसको मज़ीद तेज़ किया जाए, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। ठीक है आजिज़, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर बराए तवानाई और मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 5 लाख घरों में सोलर सिस्टम देने के मंसूबे पर गुफ्तगू हुई। कहना था कि जल्द अज जल्द 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम की जाए। मज़ीद जान लेंगे आजिज़ जमाली से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये चूँकि सिंध गवर्नमेंट जो सोलर पैनल सिस्टम का जो काम कर रही है उस हवाले से वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आला सिंध को एक तफसीली आगाही दी है कि किस तरह ये काम कब कैसे शुरू होगा। बताया गया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चूँकि कहा था कि 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देना है, ये वो घर हैं जो बिजली से महरूम हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द 2 लाख घरों को सोलर पैनल के साथ मुंसलिक किया जाए। तो इसको वैसे तो ये 5 लाख घरों के लिए मौजूदा रवां साल में 5 अरब रुपए का बजट भी मुख्तस किया गया है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। लेकिन जल्द बताया जा रहा है कि 2 लाख घरों में सोलर पैनल की तकसीम का काम शुरू हो जाएगा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कराची से भी काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर निकली है। कराची से भरपूर तरीके से शिरकत की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं सैयद नुमान गुल से। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का फ़ैसला कर लिया है। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में जमात इस्लामी धरना करने जा रही है और इस हवाले से जो है वो कराची से भी काफ़िले रवाना होंगे। इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र, जो कि कराची की तवाना आवाज़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीम, क्या कहेंगे, ये जो धरनों का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, एहतजाज कब तक होते रहेंगे? देखिए, हुकूमत वक्त आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। IMF के ज़रिए आवाम को जो है पीस दिया गया है। IMF और हुकूमत का गठजोड़ है और हम देख रहे हैं कि तनख्वाहदार तबका जो पाकिस्तान के बजट में एक काबिल ज़िक्र रकम जो है वो जमा कराता है, बराह रास्त जमा कराता है टैक्सेस की शक्ल के अंदर। सन 2018-19 के अंदर 76 अरब रुपए इस सैलरीड क्लास ने जमा कराए और सन 2023-2024 में ये रकम 375 अरब रुपए तक पहुंच गई, यानी 480% इजाफा हुआ है। जो हर साल के हिसाब से भी लगाया जाए तो 80% जो है वो टोटल जो है वो इजाफा हुआ है। अब आप देखिए, इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक तरफ इस तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया गया है, दूसरी तरफ बजट की सूरत में जो बम गिराए गए हैं, जो टैक्सेस अवाम पर जो है वो लाद दिए गए हैं। एक तरफ IPPs हैं, के इलेक्ट्रिक है जिसकी जालमाना लोड शेडिंग जारी है, दूसरी तरफ बिजली के बिलों में 10 किस्म के टैक्सेस हैं जो आवाम देने पर मजबूर बना दिए गए हैं। जमात इस्लामी ने 26 तारीख को डी चौक इस्लामाबाद में एक अजीमुशान धरने का एहतमाम किया है। ये धरना आवाम के हुकूक की बहाली तक, इंशाअल्लाह ताला आवाम के हक लेने तक इंशाअल्लाह ताला ये धरना जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र हमारे साथ मौजूद थे। कराची से भी जो है वो काफ़िले रवाना होंगे जो कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद डी चौक पर धरना देने जा रहे हैं। जी, सिंगर चुरंगी की सड़क गड्ढों से भर गई। नाकारा सीवरेज सिस्टम के तहत इशारा तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मुसाफिरों के मुताबिक बरसात के मौसम में ये सड़क कई हादसात का शिकार बनती है। मुतल्लिका हुकाम इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। नाकारा सीवरेज सिस्टम बना एक और सड़क की तबाही का सबब। उबलते गटर और बहते सीवरेज के पानी के बाइस सिंगर चुरंगी की शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई। जिला कोरंगी की मुतासिरा शाहराह पर गड्ढे पड़ गए, मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि बरसात के मौसम में पानी सड़क पर भरा होता है तो गड्ढे नजर नहीं आते, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। सबसे पहले हमारे शहर का ये जो निज़ाम है, ख़ास तौर से बारिश के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने जाने वालों के लिए। ये हम यहाँ पे रोज़ काम करते हैं बड़े भाई, हमारे सामने 10 हादसा हो चुके हैं। कई गाड़ी वाले, रक्शे वाले, यहाँ तक के फैमिली जाती है बाइक में बैठ के, 2-3 दफ़ा फैमिली भी गिर चुकी है। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि सड़क की खस्ता हाली दूर करके बोसीदा सीवरेज लाइनों की मरम्मत करवाई जाए ताकि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नौमान गुल, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनने लगा। शहरी कहते हैं वाटर कॉरपोरेशन का अमला पैसे ले जाने के बावजूद काम नहीं कर रहा। एहसन अब्बासी से तफसीलात लेंगे, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हुसैनाबाद में जो है वो सीवरेज के बढ़ते हुए मसाइल ने शहरियों का जीना जो है वो जीरन कर रखा है। जहाँ बजा मुख्तलिफ मकामात पे सीवरेज की खस्ता हाल लाइनें जो हैं वो फट रही हैं और वो तमाम गंदा पानी जो है वो सड़कों पे आना शुरू हो रहा है। ये इस वक्त हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट की सूरत हाल में अगर आपको दिखाऊँ तो देखा जाता है कि मुकम्मल तौर पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो बोसीदा होने के बायस जो है वो पानी तमाम जो है वो सड़क पर आना शुरू हो गया, जिसपे शहरियों की जानिब से कई बार दरख्वास्तें दी गई, कंप्लेन की गई। कहते हैं कि अमला जो है वो पैसे ले लेता है लेकिन काम नहीं करता। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कब से ये मसला है? भाईजान ये तकरीबन 10-12-15 दिन हो गए और कंप्लेन भी कर चुके हैं। कंप्लेन पे कोई अमल दरामद नहीं है, पैसे भी ले आते हैं, काम भी नहीं कर रहे और टाल मटोल कर रहे हैं। परेशानी इतने हैं कि हम आपके सामने ना आ जा सकते हैं। फैमिली का मसला है। कल भी एक जो बुजुर्ग यहाँ पे गिर गए थे, बहुत परेशानी का मसला है। कोई ना कोई सुनने वाला है ना कोई अमल करने वाला है। बुलाओ तो पैसे ले आते हैं, इसके बाद कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है। पैसे लेने के बाद क्या बोलते हैं?
पैसे लेने के बाद वो वक्ती तौर पे कर जाते हैं, उसके बाद 4 दिन बाद वो फिर पानी आना शुरू हो जाता है, वहाँ तक गली तक आना पानी शुरू हो जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वाटर कॉर्पोरेशन का सीवरेज का अमला जो है वो पैसे तो बाकायदा लेके जा रहा है कंप्लेन दूर करने के लिए, लेकिन लोगों की जो शिकायत हैं वो दूर नहीं हो रही है। सीवरेज के मसाइल से जो है वो इलाका मकीन शदीद जो है वो अजियत का शिकार हैं। जी, कराची में सड़कों की खस्ता हाली दुरुस्त न की जा सकी। मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद गड्ढों में सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद बताएंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ और इस सड़क की जो है वो हालत आपको मेरे कब में नज़र आ रही होगी कि लोग यहाँ पे जो है वो किस तरीके से हिचकोले खाते हुए गंदे और सीवरेज के पानी से जो है वो होते हुए यहाँ से जा रहे हैं। और सड़क अलग ख़राब है, पानी यहाँ पर अलग भरा हुआ है। यहाँ के जो काम करने वाले रिहायशी भी हैं और कारोबारी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। ये बताइएगा सबसे पहले कि कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन हो गए 1.5-2 साल हो गए और ये जब से ऐसा ही है। लाइन डलती है, मलबा डलता है, उसके बाद दोबारा ये पानी वानी भरता है और ये ऐसा ही हो जाता है। मतलब यहाँ कोई भी जो है इसको ठीक करने नहीं आ रहा है। मतलब पहले यहाँ से रेड लाइन गुजर रही थी तो ये है कि पहले इन्होंने सही कर दिया, फिर दोबारा ख़राब कर दिया, लेकिन ये अभी तक कोई ये इसको सही करने वाला नहीं आया। 1.5-2 साल हो गए। हुकूमत हमारी सो रही है। बल्दियाती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, सब बस अपने नोट जेब गरम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत की है लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। आते हैं चले आते हैं, मलबा डाला आपके सामने, ये देखें, किसी काम का नहीं है। सब जो है ये सब बह गया, पानी बारिश का आया सब बह गया। बारिश का पानी आया तो सब बह गया। बिल्कुल, ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि बाइक वाले जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियाँ जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आ रही हैं। ये बच्चे भी जो है वो मदरसे से जब यहाँ पर आ रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप को बचाव करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ये बड़ी मुश्किलात का सामना है। अंकल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अंकल, यहीं के रिहायशी हैं? हाँ, रिहायशी बेटा। ये तमाम उम्र संगजनी करते रहे, अहले वतन, मर के भी जाएंगे दफन के साथ में। कब बनेगा? इतनी परेशानी। ये तो छोड़ें, ये देखें ये हाल हो गया। कमर का बेल्ट देखें, ये कमर में झटके लगते हैं। ये देखें बेल्ट बांधा हूँ आपके समझे, इधर ख्याल करें, समझे खराब होने के बाद सड़क भी है और यहाँ के सीवरेज का लाइन का पानी का मसला है। ये यहाँ पर जो शहरी हैं वो परेशान है। ये दिखा रहे हैं कि कमर पे जो है वो बेल्ट बांधा हुआ है कि जो है वो यहाँ पर झटके लगते हैं। सीवरेज का पानी अलग है, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती, वो जो है वो गफलत का शिकार है। अब तक यहाँ पे कोई इनकी जो है वो फरियाद सुनने नहीं आया। खुद ही जो है यहाँ पे मलबा डालते हैं और सड़क को जो है वो कवर करते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो मलबा जो है वो बह जाता है। जी, सीवरेज के पानी की निकासी मुतल्लिका इदारों के लिए चैलेंज बन गई। शहर की बेशतर सड़कों की तरह कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर भी पानी जमा है। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अक्सा शेख से जानेंगे। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखते हैं। कराची की टूटी सड़कों और सीवरेज के पानी ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी की कली खोल दी। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच कोरंगी के बाहर भी गंदा पानी मौजूद। शहरियों और ऑफिस के अमले को शदीद मुश्किलात। लाइसेंस ब्रांच के इंस्पेक्टर नदीम अनवर का कहना है कि जिला इंतजामिया को सड़क की मरम्मत और सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करने की अपील की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वालों का काम है, सिटी गवर्नमेंट वालों का। हमने अपनी मदद आपके तहत खुद ही हमने यहाँ पे मट्टी डलवाई है ताकि लोगों को आने में परेशानी नहीं हो। हमारे पास तो लोग आ रहे हैं, लेकिन ये रूम पीछे से पानी बहता हुआ आ रहा है। इस पे जो है कोई भी सिटी गवर्नमेंट या KMC का अमला सही करने या पानी निकालने नहीं आया। शहरियों का भी यही कहना है कि सड़क की मरम्मत की जाए और सीवरेज के निज़ाम को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। कैमरामैन इमरान अली खान के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी। अदालती हुक्म पर एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुकदमे के इंदराज तक कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, मुख्तलिफ केसेस में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी। सिंध हाई कोर्ट में अदालती हुक्म पर एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुकदमे के इंदिराज तक कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत का पुलिस को मुकदमे के इंदिराज के बाद माल मसरूक़ा की बरामदगी को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने रिमार्क किए कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान की बरवक्त शनाख्त डेट का अमल यकीनी बनाया जाए। मुकदमे के इंदिराज और तय करदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद न करने का फ़ायदा मुल्ज़िमान को होता है। जावेद आलम ओढ़ो ने अदालत को बताया कि मेरी 2 दिन कम तैनाती हुई है
मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करेंगे, जिस पर जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क किए कि जिस चीज़ पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका माहाना रेट बढ़ जाता है, और गुटखे पर पाबंदी का हुक्म दिया तो इस पर भी पुलिस का माहाना नेर्फ बढ़ गया है। जस्टिस अमजद सहतो का मजीद कहना था कि एलपीजी और नासिर सिलेंडर्स पर पाबंदी का हुक्म दिया गया, इस पर भी पुलिस का माहाना नेर्फ बढ़ गया है, जबकि इनका यह भी कहना था कि पुलिस से गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद से पैसे की वसूली में लगी हुई है। जी बिल्कुल, पैसे की वसूली में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची भर में मर्दो ख़वातीन MLOs की शदीद कमी, 9 में से 6 ML सेक्शन गैर फ़ाल हो गए। कत्ल, ज़्यादती, तशद्दुद के मुतासरीन मुश्किलात का शिकार होने लगे। कराची भर में मर्दो ख़वातीन MLOs की शदीद कमी, 9 में से 6 ML सेक्शन गैर फ़ाल हो गए। कत्ल, ज़्यादती और तशद्दुद के मुतासरीन मुश्किलात का शिकार होने लगे।